हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एके फिज़ क्लासेस में। और देखिए, हमने ये रियलाइज़ किया कि जो पेपर 14 का एग्ज़ाम होगा उसमें से कुछ कमियां रही होगी। तो जितने भी स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन को डील कर दिए, या तो सही या तो गलत, किसी भी तरीके से पास कर जाएंगे, ठीक है। फेल नहीं होंगे, प्रमोट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर उसका टेंशन लेकर के आप दूसरा पेपर को ख़राब करते हैं तो ये गलत बात है। तो एक काम कीजिए, आप अगले पेपर का तैयारी कीजिए। अगर पिछले पेपर में कुछ भी कमी रहा हो तो पिछले रहने दीजिए, जो छूट गया वो छूट गया, ठीक है। और देखिए, जो DSC 3 है इसमें क्या है कि क्लासिकल डायनामिक्स भी है और रिलेटिविटी थ्योरी भी है, ठीक है। तो ये दोनों पर हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए। तो एक काम कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम जो भेज रहे हैं वो जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और लैग्रांजियन इक्वेशन, हैमिल्टन प्रिंसिपल, ये सब पर बेस्ड है, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल वगैरह पर, ठीक है। तो अगला जो वीडियो जाएगा उसमें हम लेंथ कंट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक इसको देखिए, इसमें 15 क्वेश्चन है, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने ट्रिक बताया कैसे याद रखना है, और इन क्वेश्चन के जरिए अगर क्वेश्चन चेंज होगा तो आप उसको कैसे याद रख पाएंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, और साथ में एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स को मेरे साथ जोड़िए। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबको पता है, उसमें जाइए और हमको वहाँ पर ऐड कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, देखिए वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रेंट that can be expressed as equation of coordinate and time are said to be। देखिए, कंस्टेंट का मतलब होता है ऐसा, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई अगर मोशन हो रहा हो तो उसको जो अपोज करे ना, जो मोशन को अपोज करे, या तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि सिर्फ वो एक्स एक्सिस में ही चल सकता है, या तो एक्स वाई प्लेन में चल रहा सकता है। तो ये सब क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन है। तो जब किसी भी मोशन में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए तो उसको हम लोग कंस्ट्रेंट कहते हैं, ठीक है। और वैसा कंस्ट्रेंट जो डिपेंड करे, जो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट और टाइम के रेस में, उसको कहते हैं होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट का आंसर हुआ ए, जो कि है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। मतलब नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मतलब ऐसा कंस्ट्रेंट जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट और टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते हैं, या तो दूसरे ट्रिक में समझें तो वैसा इक्वेशन जिसका इक्वल टू जीरो नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, उसमें से पहला है सर्कल का इक्वेशन। तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कंस्टेंट लगा हुआ होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दूसरा है पैराबोला, चौथा है इलिप्स। तो थर्ड वाला जो है वो देखिए ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये साफ साफ कहना है कि इसका आंसर सी होगा, जो कि एक नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से डील करना है आज, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, और इसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप बना लेंगे, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन रहे, दूसरा मेथड से रहे, या तो दूसरे तरफ से, तो आप जानेंगे कि अगर जीरो से ग्रेटर देन और लेस देन है तो ये नॉन होलोनोमिक होगा, और इक्वल टू जीरो है तो ये क्या होगा, होलोनोमिक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। कोऑर्डिनेट का नंबर जो इसके लिए यूज होता है कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी टाइम पर, उसको क्या कहते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है फेज कोऑर्डिनेट्स, नहीं फेज कोऑर्डिनेट्स इसको नहीं कहते। स्पेस कोऑर्डिनेट्स नहीं, ये डेफिनेशन है, ये हमने आपको बताया होगा। सी में जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और डी में है पोलर कोऑर्डिनेट। तो याद रखिएगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं उसको, ठीक है। जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम पर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो अगला चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। तो साथियों अब आए गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जितना भी है क्वेश्चन सबका सुनिए ध्यान से। इससे क्या होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पकड़ाया
तो किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसी में कहा जा रहा है कि व्हेन वर्क इज डन बाय टोटल फोर्स एफ आई, मतलब जितना फोर्स है एफ आई उससे वर्क किया जा रहा है, एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जिससे जो वर्क किया जा रहा है वो दिया हुआ फॉर्मूला यहाँ डी डब्ल्यू इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, ठीक है। तो बताइए कि जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू वो जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा होगा, या जीरो होगा, या कोई भी होगा ऊपर में से। देखिए सीधा सीधा बात है कि जब कभी भी वर्चुअल वर्क हो ना, तो याद रखना वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कभी भी हो तो उस समय पे वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाता है सी नंबर, ठीक है बच्चा लोग। हाँ, तो अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने सारे साथियों के साथ। लेट हो गया है, हम मानते हैं, कल एग्ज़ाम में आज काफ़ी लेट हो गया है। एक वीडियो और भेजूंगा जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल इन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर अ फोर्स इक्वल टू द इक्वल फोर्स एफ आई प्लस अ रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स माइनस पी आई। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सिस्टम, सिस्टम मतलब होता है वो पार्टिकल्स का एक ऐसा समूह जिसका हर एक चीज़ सेम हो, उसका वेलोसिटी भी सेम हो, मोमेंटम भी सेम हो, उस पर लगने वाला हर एक पार्टिकल पर फोर्स भी सेम हो, ठीक है। तो उस सिस्टम में क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब किसकी वजह से, तो अंडर अ फोर्स, मतलब एक फोर्स जा रहा है जो कि है एफ आई प्लस रिवर्स फोर्स इफेक्टिव माइनस पी आई, मतलब एफ आई और पी आई जो है ये दोनों फोर्स है, इसकी वजह से वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। देन द इक्वेशन, इतना जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, वो कौन सा प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल है या कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना होगा कि क्या होगा। सो ऑप्शन देख करके आप लोग को लग रहा होगा कि या तो हैमिल्टन होगा या तो डी एलम्बर्ट्स होगा, लेकिन याद रहे कि ऐसा इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है वही होता है इसका इक्वेशन, जिसमें क्या हो, फॉरवर्ड फोर एफ आई हो और जो रिवर्स फोर वो पी आई हो, ठीक है। और इसकी वजह से इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किया है जो कि है डेल्टा आर आई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके देन, ये क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट पूछा है कि लैग्रांजियन इक्वेशन जो है मोशन का वो क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, वहाँ पर क्या हुआ है कि जब लिखे हैं ना डेल डो डाबा एल बाय डाबा आई क्यू आई, ठीक है, तो क्यू आई नहीं हुआ, क्यू जे होगा, ठीक है, जो कि हमने लास्ट वाला ऑप्शन में सही कर दिया है। तो मैं ज़्यादा नहीं देखते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जो 4th नंबर है वही इसका आंसर होगा, और डी नंबर जो है वही इसका आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट इक्वेशन है जो आपको पढ़ना था और ये इम्पोर्टेंट भी है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन है 7 नंबर, उसमें ये है कि अगर टी काइनेटिक एनर्जी है और भी मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें लैग्रांजियन का जो इक्वेशन होगा एल इक्वल टू वो क्या होगा। आप लोग ये ज़रूर पढ़ेंगे कि एल इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस भी होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आने वाला है। एल इक्वल टू टी माइनस भी, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा लोग। ओके देन, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल आपके एक एक्सप्रेशन पर बेस्ड है, जहाँ पर आपको ये निकालने के लिए कहा जाता होगा कि लैग्रांजियन इक्वेशन निकालिए, जहाँ पर एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है एल और उसका मास जो है बॉब का वो मास है एम, और वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। तो आपको लैग्रांजियन का इक्वेशन निकालना होगा।
वहाँ पर आप ये निकाले होंगे और ये आपको पता होगा कि कौन सा होगा। वैसे भी हम बता दें कि लैग्रांजियन इक्वेशन में क्या होता है, टी माइनस वी होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो प्लस वाला टर्म है जैसे डी नंबर, वो तो होगा ही नहीं, वैसे ही कट जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सोचने का तरीका। वैसे एक्चुअल आंसर आपको पता होगा कि वो आंसर कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप एक्सप्रेशन में आप समझ चुके होंगे, एक्सप्रेशन में यही आंसर आता है। ठीक है, और इनका एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन है 9। इसमें है द स्पेस फॉर्म बाय एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड। देखिए, जब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जब स्पेस फॉर्म करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, उस स्पेस को क्या कहते हैं। पहला, कार्टेशियन स्पेस नहीं भैया, कार्टेशियन स्पेस नहीं कहते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरा है फेज स्पेस, नहीं। चौथा ऑप्शन है ऑर्थोगोनल स्पेस, नहीं, यहाँ पर कहीं ऑर्थो नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ठीक है, मतलब जब कभी भी एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कोई स्पेस फॉर्म करता है तो उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। ध्यान में रहेगी बात। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 10 है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, या तो कोई बॉडी है जो इक्विलिब्रियम है, अंडरगोज एन इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट के लिए है, तो उस समय जो वर्क डन होगा, द वर्क डन इज नोन एज, उस वर्क डन को क्या कहेंगे हम लोग। देखिए, इन्फाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब एक्चुअल में वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, वो माना गया है कि एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, वर्चुअल वर्क देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ही इमेजिनरी वर्क होगा, ना ही नेगेटिव होगा, ना ही रियल होगा, क्या होगा, एक वर्चुअल वर्क होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, अब पॉसिबल लैग्रांजियन फॉर अब फ्री पार्टिकल इज, मतलब कोई भी पार्टिकल अगर फ्री है तो उसके लिए क्या होगा, पॉसिबल लैग्रांजियन। ठीक है, ये इक्वेशन है। देखिए फर्स्ट में क्या ऑप्शन, एल इक्वल टू, एल मतलब लैग्रांजियन इक्वल टू क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन एल इक्वल टू क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्यू डॉट। थर्ड जो है ऑप्शन वो है एल इक्वल टू क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू, और फोर्थ ऑप्शन एल इक्वल टू क्यू डॉट स्क्वायर माइनस 1/q। देखिए इसका डायरेक्ट आंसर हम बताते हैं, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, जो कि है क्यू डॉट स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्यू डॉट। ठीक है, तो अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, व्हाट विल बी द लैग्रांजियन फॉर ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो लैग्रांजियन क्या होगा। आपको पहले ही पता होगा कि हम लोग जब भी कभी भी ऑसिलेशन लेते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग एनर्जीज को लेते हैं। और एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म में लैग्रांजियन का क्या फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू टी माइनस वी। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 1/2mx² करके वाला टर्म, वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, और सेकेंड वाला टर्म जो है वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। और उन दोनों के बीच में क्या होता है लैग्रांजियन के इक्वेशन में, टी माइनस वी मतलब क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब क्या लगता है आपको, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, माइनस वाला टर्म ही होना चाहिए। और उस अनुसार से यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी नंबर, जो कि है 1/2mx² माइनस 1/2kx²। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा मोटा ट्रिक था और उसी पर बेस्ड हुआ। याद रखिएगा कि लैग्रांजियन इक्वल टू क्या होता है, टी माइनस वी होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ लैग्रांजियन इज साइक्लिक इन क्यू आई, मतलब क्यू आई में अगर लैग्रांजियन साइक्लिक है तो क्या होगा, चार ऑप्शन में से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें आपको भी पता होगा कि अगर लैग्रांजियन साइक्लिक है तो पी जो होगा वो कंजर्व होता है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, याद रखना, अगर वो साइक्लिक नहीं होता तो मोमेंटम कंजर्व भी नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14,
द जनरल फार्मूला फॉर कैनोनिकल मोमेंटम इज। कैनोनिकल मोमेंटम जो है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्ट फार्मूला है, तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें है पी जे मतलब मोमेंटम इक्वल टू कैनोनिकल मोमेंटम इक्वल टू डेल या तो कहते हैं डाबा एल बाय डाबा क्यू डॉट जी, ठीक है। क्यू जे डॉट या तो यू डॉट जे, ठीक है। यही है आपका आंसर जो कि होगा डी नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। अब एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, ओके। तो 15 नंबर है हैमिल्टोनियन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लैग्रांजियन यूजिंग द फॉर्मूला। मतलब क्या है कि लैग्रांजियन को यूज करके हैमिल्टोनियन बनाना है तो उसका क्या फार्मूला है। तो ये फार्मूला है ऑप्शन नंबर बी जो कि है एच इक्वल टू मतलब हैमिल्टोनियन इक्वल टू समेसन ऑफ पी आई डॉट क्यू आई डॉट, ठीक है, माइनस एल। याद रखिएगा ये है किसका, हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन के बीच का रिलेशन कह सकते हैं, या तो लैग्रांजियन का यूज करके हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट था, इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2।